आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जैसा कि इसके साथ वर्ड मोशन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मोशन की कोई टाइप होगी। तो हम इसको पहले एक फ़्लो चार्ट बना के कैटेगराइज कर सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर ये मोशन की टाइप है तो ये मोशन की कौन सी टाइप है, इसमें हम किस तरह की मोशन ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये है हमारे पास इसके लिए फ़्लो चार्ट। हमें पता है कि स्टेट्स जो हैं ऑब्जेक्ट की, दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी या फिर रेस्ट में होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फिर उसकी जो मोशन है उसको हम तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं कि या तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में होगी, या रोटेटरी मोशन, या फिर वाइब्रेटरी मोशन। तो जो वाइब्रेटरी मोशन है उसकी एक स्पेशल टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारे पास फ़्लो चार्ट है। अब हम इसे कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन में से ही एक मोशन है। तो अब हम इस वाइब्रेटरी मोशन को डिफ़ाइन करते हैं और उससे फिर इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को अलग करेंगे कि कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वाइब्रेटरी मोशन है और उसमें से कौन सी वाइब्रेटरी मोशन है। तो वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अपने दाएं बाएं आगे पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो, जैसे मोशन ऑफ स्विंग, जो झूला है उसकी हरकत को कहेंगे। इसके अलावा घड़ी के पेंडुलम की जो मोशन है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। इसके अलावा जो मैस अगर स्प्रिंग के साथ अटैच करके तो उसको स्ट्रेच करें तो उसकी जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोशन होगी उसे वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। तो ये सब वाइब्रेटरी मोशन की टाइप्स हैं। इम्पॉर्टेंट बात इसमें नोट कर लें कि वाइब्रेटरी मोशन के और कौन कौन से नाम हैं। तो जब भी ये नाम आए इससे ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये वाइब्रेटरी मोशन को ही कहते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन इज़ ऑल्सो नाउन एज ऑसिलेटरी मोशन। इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज टू एंड फ्रो मोशन। इसको टू एंड फ्रो मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं। तो ये वाइब्रेटरी मोशन है। अब इसकी एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की। अब इसमें से हम देखते हैं कि इस वाइब्रेटरी मोशन में से सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सच अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया कि ये वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है। तो या फिर इट इज़ सच अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, और इट इज़ सच अ सब टाइप ऑफ मोशन in which acceleration is directly proportional to displacement। ऐसी वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मतलब ये हुआ इस पोर्शन का कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होती जाएगी तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी। एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। अब ये मीन पोजीशन क्या है, इसको हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल में डिस्कस करेंगे। और पहले हम इसके लिए कोई सी एक एग्ज़ाम्पल लेके उसमें ये प्रूव करेंगे कि उसमें वाकई क्या जो वाइब्रेटरी मोशन हो रही है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या फिर नहीं है। पहली एग्जांपल हम ये लेते हैं कि मैस अटैच टू दैट ऑफ स्प्रिंग। के स्प्रिंग के साथ अगर हमने एक मैस अटैच की हो और इसको जब हम स्लाइड करें, इसको ड्रैग करें इस मैस को राइट साइड पे, और उसके बाद छोड़ दें इसको, या फिर कंप्रेस करें इसको और उसके बाद रिलीज़ कर दें, तो इसकी जो मोशन होगी वो ऐसे होगी, साइडवेज। तो क्या ये मोशन सिंपल हार्मोनिक होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले इस मैस को अगर हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में एफ़, तो फिर ये मैस यहाँ से मूव करेगी और एक नई पोजीशन में आ जाएगी। लेट्स से कि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है ओ, तो ये ऐसे स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगी इस न्यू पोजीशन। लेट्स से कि अब इसकी पोजीशन है ए। जब यहाँ पे लाके हम इसको छोड़ेंगे तो उसके बाद ये ऐसे मूव करेगी साइडवेज। इसका मतलब ये यहाँ तक इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे एक फ़िक्स पॉइंट तक आएगी, उसके बाद दोबारा फिर राइट की तरफ मूव करेगी। तो लेट्स से कि जब ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आती है, हमें पता है कि स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और ये इस पॉइंट तक आती है बी। तो ओरिजिनली मैस थी पॉइंट ओ पे, जिसको हमने स्ट्रेच किया, ए पे लाया, उसके बाद रिलीज़ किया, तो ये वापस आती है इधर यहाँ पॉइंट बी पे, उसके बाद वापस मूव करती है फिर ए की तरफ और ऐसे मूव करती जाती है। अब दो तीन पोजीशंस इसमें हमने डिफ़ाइन करनी है। सबसे पहले जो हमने टर्म यूज़ की कि एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, जो कि हमने डेफिनेशन में यूज़ की। ये दो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट
मूव कर रही हो वाइब्रेटरी मोशन में, तो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी पोजीशन है कि जब इस मैस को हम ड्रैग कर लेते हैं और मैक्सिमम जिस डिस्टेंस पे हम लेके गए हैं, जहाँ पे ले जाके हमने रिलीज़ करनी होती है, तो जैसे कि हम पॉइंट ए पे लेके आए तो यहाँ से हमने इसको मैक्सिमम स्ट्रेच कर दिया। और भी स्ट्रेच कर सकते हैं, अगर और भी स्ट्रेच करेंगे तो जिस पॉइंट तक आप लेके गए हैं फिर रिलीज़ किए, वो पॉइंट जहाँ से रिलीज़ किया है, दैट पॉइंट इज़ नाउन एज एक्सट्रीम पोजीशन। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, ओरिजिन से या फिर ओरिजिनल पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसलिए ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम आए उसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और ये एक पॉइंट है, यानी जिस पॉइंट तक आप उसको लेके गए। इसी तरह मीन पोजीशन कौन सी होती है, सच अ पॉइंट एट विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, यानी ओरिजिनली ऑब्जेक्ट जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, क्योंकि इसको स्ट्रेच करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो जहाँ पे ये मौजूद है यहाँ पे इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस पोजीशन को कहेंगे मीन पोजीशन। तो ये ऑब्जेक्ट की है मीन पोजीशन जहाँ पे ये ओरिजिनली मौजूद है, और ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। और हमें पता है कि जब इसको रिलीज़ करेंगे तो ये इस पॉइंट से पास करके इतनी दूर जाएगी जितना हमने इसको यहाँ तक स्ट्रेच किया हुआ है, तो ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। इसका मतलब ये है कि एक वाइब्रेटरी मोशन के दौरान एक से ज़्यादा हमारे पास होती हैं एक्सट्रीम पोजीशन, जबकि उसकी मीन पोजीशन सिर्फ़ और सिर्फ एक होती है। तो अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है मैस अटैच टू दैट ऑफ स्प्रिंग। ये हमने एक मैस ली है, इसके साथ इसको एक स्प्रिंग के साथ अटैच करके एक फिक्स्ड पोल पे बांध दिया है। जब हम इस मैस को इधर स्ट्रेच करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये एक न्यू पोजीशन लेट से कि यहाँ पे आ जाती है ये मैस। और जब ये इसको इस पॉइंट से हम रिलीज़ करते हैं, इस पॉइंट ए पे आ जाती है। जब इससे हम इसको रिलीज़ करते हैं तो ये ओरिजिनल पोजीशन से भी पास करती है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है और ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी है सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन और ये इसकी मीन पोजीशन। ये एक्चुअली दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये हमारे पास एक मैस है, तो हमें पता है कि जब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्प्रिंग हमेशा एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। अगर हम इस मैस को इधर स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्प्रिंग हमेशा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम इसकी इक्वेशन को डिराइव करना स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें पता है कि जितनी हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे इतनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। लेट्स से कि ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक x, तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कि जितनी हम फोर्स ज़्यादा करते जाएंगे इतनी इसकी स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती जाएगी, इतनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती जाएगी। इसको हम इक्वालिटी में चेंज कर सकते हैं, f इज़ इक्वल टू kx। तो ये जो k है यहाँ पे, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये k है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का जो नाम है ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं f इज़ इक्वल टू माइनस kx। अब मैंने ये माइनस साइन क्यों लिखा है, क्योंकि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्प्रिंग की फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये जो माइनस है ये शो करता है कि जो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करता है वो हमारी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स। तो ये हम किस फोर्स को लिख रहे हैं, तो ये हमने किस फोर्स को लिखा है F। यहाँ पे हमने जो फोर्स अप्लाई की है वो है F, x उसकी वजह से प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट है, और k को हमने पहले से ही लिख लिया, ये कांस्टेंट है जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब ये k या स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है, तो यहाँ हम इस फार्मूले से, इस इक्वेशन नंबर 1 से इस k को लिख सकते हैं, k इज़ इक्वल टू माइनस f डिवाइडेड बाई x। अब ये हमने इनको लेबल कर दिया है पहले से, F क्या है अप्लाइड फोर्स और X क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो K स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया फिर, रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो है। और अगर यहाँ से हम इसके लिए साइड पे यूनिट डिराइव करें तो K इज़ इक्वल टू, आपको पता है कि यूनिट्स में हम साइन साथ नहीं लिखते, तो ये माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे। फोर्स की यूनिट न्यूटन डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो K इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर इनवर्स, ये इस K की यूनिट है। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट तो है K,
लेकिन हमें इस डेफिनेशन से नहीं समझ आई कि ये के किसको बताता है। इस पूरी डेरिवेशन में या फिर इस स्प्रिंग के केस में ये के हमें क्या बताता है। रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास लेट से 8 न्यूटन पर मीटर आ जाए, 10 न्यूटन पर मीटर आ जाए, तो इससे हमें क्या पता चलता जाएगा। तो एक बात याद रखें कि ये जो के है ये हमें ये बताता है कि कोई भी स्प्रिंग कितना स्टिफ है या कितना सॉफ्ट है। तो ये जो के है इट इज़ अ मेजर ऑफ, so we can say that spring constant is a measure of stiffness or softness of a spring। तो यहाँ से हमने इसके लिए दूसरी डेफिनेशन लिखी जो हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है। पहली डेफिनेशन स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या है कि रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू दैट ऑफ इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट इज़ नाउन एज, या फिर रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इंक्रीज़ ना, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो उसी से डिवाइड कर सकते हैं अप्लाइड फोर्स को। तो रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नाउन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। दूसरी डेफिनेशन ये, अ स्प्रिंग कांस्टेंट गिव्स अस सॉफ्टनेस और स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग। तो अब एक बात नोट रखें कि हमें कैसे पता चलेगा वैल्यू से कि कोई स्प्रिंग सॉफ्ट है या स्टिफ है। तो इसके लिए हमें हमेशा कम अज़ कम मिनिमम 2 स्प्रिंग्स रिक्वायर्ड होंगे। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन मिनिमम हमें 2 स्प्रिंग्स रिक्वायर्ड होंगे। वो इसलिए कि लेट्स से कि पहले किसी स्प्रिंग पे हमने फोर्स अप्लाई की, उस पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू आई, दोनों को हमने डिवाइड किया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ K1। तो पहले के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आई K1 इज़ इक्वल टू 8 न्यूटन पर मीटर, और दूसरे पे जब हमने फोर्स अप्लाई की उसके लिए भी कोई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, हमने स्प्रिंग को चेंज कर दिया, अलग स्प्रिंग लिया, उस पे फोर्स अप्लाई की, तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आई 10 न्यूटन पर मीटर। तो अब ये कंपैरिजन हमें ये बताता है कि इसमें, तो अगर एक स्प्रिंग पे हमने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और उसमें 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई, और दूसरा स्प्रिंग है हमारे पास जिसमें हमने 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला स्प्रिंग है इसने कम फोर्स के साथ उतनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की जितनी इस दूसरी स्प्रिंग ने ज़्यादा फोर्स ली और इतनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की। इसका मतलब ये है कि दूसरा जो स्प्रिंग है ये एक स्टिफ स्प्रिंग है जिसके लिए हमारे पास वैल्यू आती है 10 न्यूटन पर मीटर। उसके मुकाबले में पहला जो स्प्रिंग है ये एक सॉफ्ट स्प्रिंग है। तो इस तरह से 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ के कंपैरिजन से स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के हमें ये बताता है कि कौन सा स्प्रिंग सॉफ्ट है और कौन सा स्प्रिंग स्टिफ है। तो दोबारा इस स्प्रिंग पे आते हैं जिसकी मोशन को हमने डिस्कस करना है। ये पिंक को थोड़ी देर छोड़ दें जो पिंक कलर से इसमें ड्राइंग की हुई है। अगर ओरिजिनली हम इस स्प्रिंग को देखें तो लेट्स से इसकी पोजीशन ये है, जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये एक न्यू पोजीशन पे आ जाता है जिसको मैंने यहाँ पे इस पिंक कलर से शो किया हुआ। फिर इसको जब यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये वापस यहाँ से पास करेगा और एक नई पोजीशन में आ जाएगा और इसके अराउंड ये मूव करता रहेगा। तो इसकी मोशन को अगर हम डिस्कस करें कि कौन सी फोर्सेस हैं जो कि इस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सबसे पहली बात ये कि ये तो ओरिजिनली रेस्ट में था, हमने इस पर एक फ़ोर्स अप्लाई की, अप्लाइड फोर्स, जिसकी वजह से ये पोजीशन ए पे आया। जब ए से हम इसको रिलीज़ करते हैं तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि स्प्रिंग एक ऑपोजिट फोर्स लगाता है जो कि हमारी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे ही हम अपनी फोर्स को रिमूव करते हैं वो जो ऑपोजिंग फोर्स है वो यहाँ से स्प्रिंग को वापस ओरिजिनल पोजीशन ओ की तरफ स्ट्रेच करती है। लेकिन ये ओ पे आके फिर क्यों नहीं रुकता, क्योंकि ये जब यहाँ इस पॉइंट ए से ओ की तरफ मूव करता है तो ये एक हाई स्पीड से मूव करता है, और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स में एक करेक्टरिस्टिक होती है इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या है? Inertia is such a characteristic of a body due to which it continues its uniform motion और rest state। तो ये एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट्स की कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी में रहना चाहती हैं। तो यहाँ से जब ये ए ओ की तरफ आता है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में है और इसलिए ये अपनी स्टेट को कंटिन्यू करता है और पॉइंट बी की तरफ मूव करता है। और फिर क्योंकि ओ से जब बी की तरफ जाता है तो फिर इस पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि स्प्रिंग जब तक रिलैक्स नहीं होगा तब तक वो फोर्स लगाता रहेगा। जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग इसको इधर खींचता है, जब ये कंप्रेस हो जाता है स्प्रिंग वापस रिलैक्स होने के लिए दूसरी पोजीशन यानी फिर दोबारा ओ की तरफ आने के लिए अटेम्प्ट करता है। तो इसलिए हमारे पास हर केस में हमने यहाँ पे देखा कि स्प्रिंग की फोर्स जो है उसकी हर केस में डायरेक्शन है ऐसे,
अगर ए की तरफ जाता है तो उसकी डायरेक्शन है ओ की तरफ, अगर बी की तरफ जाता है फिर उसकी डायरेक्शन है ओ की तरफ। तो इट मीन्स कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अब ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है? ये एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। और ये किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? जनरली जब ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही हूँ तो ये मीन की तरफ एक्ट करती है, और जब वो मीन की तरफ आ रही हूँ तो फिर इसकी डायरेक्शन सेम होती है, मोशन के अलॉन्ग होती है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा हमारी अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, इसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ऐसी फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो, उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि ये एक फोर्स है तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन। तो फिर इस मोशन को अगर हम समराइज़ करें तो हम फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये मैस एक पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है और वहाँ से वापस मीन पोजीशन की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आती है। फिर यहाँ पे क्यों नहीं रुकती? इनर्शिया की वजह से, और फिर दोबारा एक नई एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ आती है। फिर इसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम की तरफ आते हुए डिक्रीज़ होते होते बी पे ज़ीरो हो जाती है। जब ज़ीरो हो जाती है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आके रुक जाती है। जब ये मैस रुक जाती है तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है और इसको दोबारा वो की तरफ खींचती है, और फिर इनर्शिया की वजह से ये नहीं रुकती, और इस तरह से इसकी जो मोशन है ये कंटिन्यू रहती है। तो ये है हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम, और कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये क्या काजेज़ हैं कि जिसकी वजह से ये फोर्स ये जो मोशन है ये कंटिन्यू रहती है। हमने इसे प्रीवियस स्टेप में एक इक्वेशन डिराइव की थी, इक्वेशन नंबर 1, कि के की वैल्यू हमारे पास आती है के इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। ये हमने किस इक्वेशन से डिराइव की थी? एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, फर्स्ट इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ से हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हमारे पास इक्वेशन है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। और अगर इक्वेशन नंबर 1 से या फिर 2 से वैल्यू 1 में या 1 से 2 में पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस के एक्स इज़ इक्वल टू एम ए। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स। अब हमें पता है कि ये जो मैस है, जो इस पॉइंट पे मैस है, जब इसको स्ट्रेच कर देते हैं तो मैस तो वही रहती है, मैस एक कांस्टेंट फैक्टर है, कि पहले से ये कांस्टेंट फैक्टर है। तो आपके पास अगर कोई भी कांस्टेंट हो, लेट्स से 20, इसको एक और कांस्टेंट से डिवाइड करें तो आपके पास रिजल्ट हमेशा एक और नंबर आएगा, यानी एक और कांस्टेंट आएगा। तो ये के भी कांस्टेंट है, ये एम भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं हम तो हमारे पास रिज़ल्ट एक और कांस्टेंट ही आएगा, जिसको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं कि इन दोनों को हमने डिवाइड किया और जो रिज़ल्ट आया ये भी एक कांस्टेंट है। अब एक सिंपल सा रूल हमें प्रोपोर्शनैलिटी का पता है कि जब हमने ये हुक्स लॉ लिखा था तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब हमने इसको इक्वल टू में लिखा तो हमने अपनी तरफ से एक कांस्टेंट लगाया, तो जब इस कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा? दोबारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो इस कांस्टेंट को जब हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, इस कांस्टेंट को, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और बाकी फैक्टर्स वही होंगे, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसको हम मैथमेटिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब इस फिगर को अगर हम ड्रॉ करके इस पे डेफिनेशन अप्लाई करें कि कैसे ये है कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, तो ये हमारे पास मैस है। जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं इधर इस पोजीशन ए की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो हो जाती है। हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होती है हमेशा। तो फिर यहाँ पे ए की डायरेक्शन होगी इधर, जब ऑब्जेक्ट को ए की तरफ मूव कर रहे हैं, पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी पॉइंट ओ की तरफ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। जब ये पॉइंट ए से दोबारा ओ की तरफ खुद मूव कर रही हो तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, यहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी 1 2 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये ज़ीरो से इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो वही डायरेक्शन होगी जो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की जो कि मोशन की डायरेक्शन है। तो यहाँ से वेलोसिटी किधर इंक्रीज़ हो रही है? ऑब्जेक्ट जब ओ की तरफ मूव कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन ए की डायरेक्शन में होंगी, यानी ए की डायरेक्शन फिर दोबारा ओ की तरफ होगी। तो यहाँ से हमने देखा कि पॉइंट ए की तरफ जाते हुए एक्सेलरेशन हर केस में
ओ की तरफ है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। जब ए की तरफ लेके जाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से डायरेक्शन इधर है, और जब ए से वापस ओ की तरफ ऑब्जेक्ट आती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है। इट मींस कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब बी के लिए भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ये मैस जब वापस इधर आएगी तो इस पॉइंट बी तक आएगी। जब ये यहाँ से इधर मूव कर रही है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और जब बी से वापस ओ की तरफ आएगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, जैसे कि पॉइंट ए पे होता है। दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे सेम सिचुएशन होती है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिर दोबारा मेन पोजीशन की तरफ। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये माइनस साइन इस डेफिनेशन में ये शो करता है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये तो हमने डेफिनेशन के पहले हिस्से को प्रूव किया कि माइनस साइन ये शो करता है कि इस मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। अब दूसरा हमने ये प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के इंक्रीज़ होने के साथ इंक्रीज़ होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में यही दो फैक्टर्स हैं कि जैसे जैसे इस ओ से ए की तरफ ऑब्जेक्ट जाती है इसकी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होती जाती है और यहाँ पे आके मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगी। तो इसको ऐसे ले लें कि लेट्स से कि यहाँ से जब हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो यहाँ से मूव करते हुए इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और इस पॉइंट ओ पे ए पे आके इसकी वेलोसिटी हो गई है 0 मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है कि वेलोसिटी का यहाँ पॉइंट ओ से लेकर ए तक जो चेंज है ये मैक्सिमम आया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चेंज देखें तो 4 - 3 1, यहाँ से यहाँ तक चेंज देखें तो 4 - 0 4। तो ये जो चेंज है मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम आया है। और कब मैक्सिमम आया है? जब हमने डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज़ करते गए। तो जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। और यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन का डेफिनेशन है कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जो कि हमने फिगर में डिस्कस किया। और दूसरा ये कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये हमारे पास था इसका। अब हम इसके ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है इसका हमारे पास जब ये मूव करता जाता है तो इसके टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला होता है T इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू √m/k। अब ये टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड वो टाइम है कि जो ये मैस एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लेती है। लेट्स से कि ये मैस इस पॉइंट ओ से मूव करना स्टार्ट करती है तो ये पॉइंट ए पे जाएगी, वापस ओ पे, बी पे, और वापस ओ पे आएगी। तो ये इसकी एक वाइब्रेशन होगी। एक वाइब्रेशन किसको कहते हैं? कि हर एक पोजीशन से ऑब्जेक्ट एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर पास करे। जब ओ से ए पे जाती है और वापस ओ पे आती है तो अभी इसने पॉइंट बी नहीं टच किया हुआ, तो फिर ये यहाँ से जब वापस बी पे आएगी और यहाँ से ओ पे, तो ये इसकी एक वाइब्रेशन होगी। अगर हम वाइब्रेशन ए से काउंट करना शुरू करें, पॉइंट ए से, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से जाएगी पॉइंट बी पे और वापस यहाँ पे आएगी। तो ये यहाँ पॉइंट ए से बी पे जाने और वापस ए पे आने में जितना टाइम लेगी इसे कहेंगे 1 वाइब्रेशन। आप इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं कि टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन बैक टू सेम एक्सट्रीम पोजीशन। जिस एक्सट्रीम से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है वहाँ से लेके वापस उसी पे आ जाए तो ये फिर इसका टाइम पीरियड होगा। क्योंकि टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड की यूनिट है सेकंड। मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है T इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू √m/k, जिसमें m ये जो मैस है इसकी वैल्यू लिखेंगे और k हमारे पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होगा। फिर दूसरी टर्म हमारे पास आ जाती है इसमें फ्रिक्वेंसी f, कि फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। तो हम 1 सेकंड तक देखते रहेंगे कि एक एक्सट्रीम से वापस सेम पे आती है तो ये एक वाइब्रेशन है। तो ऐसी कितनी वाइब्रेशन ये मैस पूरी करेगी? यहाँ से यहाँ तक आ गई 1, यहाँ से यहाँ तक आ गई 2, 3, तो ऐसी कितनी वाइब्रेशंस पूरी करेगी? ये जो हम काउंटिंग करेंगे 5 वाइब्रेशंस, 4 वाइब्रेशंस, 10 वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस ये मैस कंप्लीट करेगी उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू 1/T, यानी टाइम पीरियड का इन्वर्स है। तो जब हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो वहाँ से ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या फिर दूसरा फार्मूला हम लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू √k/m। ये फार्मूला कैसे आता है? ये T की वैल्यू हम
पहले फार्मूले से यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हमारे पास होगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें और आ जाती है हमारे पास, दैट इज़ एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं। तो देखें, अगर ये मैस मूव करती है इस पॉइंट ओ से लेकर यहाँ तक ए तक, तो ये दरमियान में भी तो आई है, यहाँ पॉइंट इस पॉइंट पे भी आई है, इस पॉइंट पे भी आई है, इस पॉइंट पे भी आई है, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे अब आ गई है, इससे आगे इसने मूव नहीं किया। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है, दरमियान की डिस्प्लेसमेंट्स नहीं बल्कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे चली जाती है तो इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब ये होगा कि एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट को ही कहते हैं, लेकिन कौन सी डिस्प्लेसमेंट को, कि जब उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। जैसे ऑब्जेक्ट ने मूव किया यहाँ से यहाँ तक, लेट्स से कि 4 मीटर, तो दरमियान में ये 1 मीटर पे भी आई थी, 2 मीटर, 3 मीटर। 1 मीटर को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही कहेंगे, 2 को भी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू 4 पे पहुँच गई, उससे आगे इसने मूव नहीं किया, तो वो जो 4 होगी उसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कहेंगे, और इसकी यूनिट होगी मीटर, क्योंकि ये हम डिस्प्लेसमेंट को ही मेजर करते हैं। तो ये थी कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड जो कि हमने डिस्कस की, और ये हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम, और ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, जो ज़रूरी नहीं है कि हम लिखें, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको लिख सकते हैं। हम इसी मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें हम एनर्जी चेंजेस लेबल करेंगे कि कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस होती हैं जब ये मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है इसकी मैस एक्सट्रीम पोजीशन पे और वापस मीन पोजीशन पे आती है। तो जब हम इस मैस को स्ट्रेच करते हैं, लेट्स से कि ये जस्ट पॉइंट जहाँ पे मैंने इसको पिंक से ड्रॉ किया हुआ है यहाँ तक आती है और कंप्रेस होके ये इस पॉइंट तक आती है, तो एनर्जी चेंजेस क्या होंगे। तो हमें पता है कि जब इसको हम यहाँ से स्ट्रेच करते हैं इस पॉइंट तक, तो उस वक्त यहाँ पे आके ये रेस्ट में आ जाती है, जिसका मतलब ये इसकी वेलोसिटी होगी ज़ीरो। हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2mv²। तो इसमें जब हम v की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी ज़ीरो, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी ज़ीरो। अब जब हम स्प्रिंग्स लें तो उस वक्त हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2kx², और यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी यहाँ पे होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। और हमें ये भी पता है कि जब हमारे पास होगी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो उस वक्त एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी डेफिनेशन से। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और ये दोनों किस वजह से मैक्सिमम है, बिकॉज एक्स इज़ मैक्सिमम। ये हमारे पास हैं कुछ लेबलिंग्स और इम्पॉर्टेंट लेबलिंग्स इस फिगर की एक्सट्रीम पोजीशन की। यही लेबलिंग्स उठा के अब हमने दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे भी ये वैल्यूज सेम रहे, तो यही वैल्यूज़ होंगी हमारे पास दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस दोनों पे सेम सिचुएशन होती है। अब यहाँ पे मीन पोजीशन पे हमारे पास क्या वैल्यू होगी कि जब ये यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये हम मोशन की बात कर रहे हैं, जब ये रेस्ट में हो उस वक्त की नहीं, तो जब ये इस पॉइंट ए से मूव करती हुई ओ से पास करती है तो ये एक हाई स्पीड के साथ मूव करती है, और यहाँ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ से इंक्रीज़ होते होते इस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे है वेलोसिटी मैक्सिमम। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी इस फॉर्मूले से, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से मेजर करना शुरू कर रहे हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पे होगी तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है ज़ीरो। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, और डिस्प्लेसमेंट हमें पहले से पता है कि मीन पोजीशन पे ज़ीरो है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी चेंजेस हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती हैं जबकि हम एक मैस स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी करते हैं।